तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय होगा चैप्टर 12 क्लास 6 एनसीईआरटी, जो कि आधारभूत लोकतंत्र से है। और ये इस टॉपिक का तीसरा भाग है, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार क्या होती है। यहाँ पर हमेशा की भांति रुस्तम के सिधवा जी का एक कोड दिया गया है, जो कि सदस्य थे संविधान सभा के। 13 अक्टूबर 1949 की चर्चा के दौरान उन्होंने स्थानीय सरकार के बारे में अपना यह कोड दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए, ताकि लोग यह सचमुच जान सकें कि एक छोटे क्षेत्र में उनके अपने नगरों में, उनके अपने गाँव में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, अधिकार क्या है और विशेषाधिकार क्या हैं। ये सारी चीज़ें रुस्तम के वाधवा जी ने अपनी संविधान सभा की एक चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त किए थे, जो कि वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक रूप से प्रेरणादायी साबित हुए हैं। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, जो कि बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है। मूल रूप से इसको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता था, जिसका गठन 1865 में किया गया था। आपके इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जोड़ा गया कि नगरीय स्थानीय निकाय क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, तथा दूसरा सवाल है ये सरकार और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि नगरीय, जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा था ना ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में, उसी प्रकार से नगरीय स्थानीय शासन को नगरीय निकाय कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय टॉपिक दिया गया है, नगरीय निकाय होता क्या है। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि कैसे किसी लोकतंत्र में सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, ताकि देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यह क्षेत्रीय, नगरीय, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसको ही सहभागी लोकतंत्र की बृहद धारणा कहा जाता है। हमने एक ग्रामीण संदर्भ में इस व्यवस्था की मूल बातों को जाना है। अब आइए हम इसी चीज़ को नगरीय परिदृश्य में देखते हैं कि नगर के हिसाब से स्थानीय प्रशासन क्या होता है। चूँकि ग्रामीण परिवेश की तुलना में नगरीय परिदृश्य सामान्यतः अधिक जटिल और विविध होता है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि नगरीय शासन भी अधिक जटिल होगा, लेकिन हम यहाँ उसके मूल सिद्धांतों तक सीमित रहेंगे। आइए पता लगाएं। यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। एक गाँव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध हैं? आप भी इसका जवाब खोजने का प्रयास कीजिए। दूसरा सवाल है, सहपाठियों के साथ मिलकर अपने किसी परिचित नगर में रह रहे विविध समुदायों की एक सूची तैयार कीजिए। आप में से कितने यह सूची बना पाए? आपने इस सूची में और क्या पाया? इन चीज़ों का भी आपको जवाब ढूंढना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। इससे पहले कि हम शहरी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को समझें, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय शासन प्रणाली पर एक व्यापक दृष्टि डालना सहायक होगा। जैसा कि पृष्ठ 175 के चित्र में पिरामिड के रूप में इन चीज़ों को दर्शाया गया है। इस पिरामिड का आधार जो है वो स्थानीय स्तर है, जो जनता के निकट है, जबकि शीर्ष पर संघीय सरकार है। इस पिरामिड में बाईं ओर वर्णित ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में हमने पिछले अध्याय यानी कि चैप्टर 11 में पढ़ लिया है। अब हम इस अध्याय में पिरामिड के दाईं ओर दर्शाए गए नगरीय स्थानीय शासन पर चर्चा करेंगे। यानी कि अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? नगरीय स्थानीय शासन के बारे में। पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ है? ग्रामीण स्थानीय शासन, यानी कि रूरल लोकल गवर्नेंस। इस पिरामिड को अगर आप देखें तो सबसे शीर्ष पर राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार होती है। उसके स्तर पर, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, कि शासन की सुलभता के लिए, शासन को सरल बनाने के लिए देश को कई सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो राज्यों में इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य सरकारें होती हैं, और राज्य सरकारों के बाद अगर बात करें स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए भी कई सारे निकायों का गठन किया जाता है, जिनमें से ग्रामीण स्तर पर जो है वो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, और नगरीय स्तर पर नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं। ग्रामीण स्तर की बात करें तो सबसे शीर्ष पे इसमें होता है जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत होता है। उसके नीचे पंचायत समितियां आती हैं, और फिर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत से नीचे ग्राम सभा की बात यहाँ पर की गई है। जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्या है? पिछले अध्याय में इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है।
मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से आगे अगर हम पिरामिड में दाहिने तरफ की बात करें, जो कि क्या था, नगरीय स्थानीय निकाय। तो नगरीय स्थानीय निकाय में शीर्ष पर होता है नगर निगम या नगर परिषद, यानी कि नगर पंचायत भी हो सकता है ये। उसके नीचे क्या होता है, वार्ड समिति होती है, और वार्ड समिति में शामिल लोगों की बात की जाती है। फिर हम सबसे पहले अब यहाँ पर नगरीय स्थानीय निकाय क्या है इसकी चर्चा करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचनाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये शीर्ष प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। इन स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र में प्रबंधन या अपने सामने उपस्थित मुद्दों या समस्याओं का हल ढूंढने की स्वायत्तता होती है, यानी कि इनको अपने स्थानीय स्तर पर जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं या समस्याएं हैं, उनका समाधान करने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। यह एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है, इस पर भी निर्णय लेने का एक तंत्र होता है। यानी कि हमने क्या सीखा कि जो नगरीय स्थानीय निकाय होता है वो एक क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए बेहतर क्या होगा इसका निर्णय लेने की भी एक प्रक्रिया होती है। नगरों एवं कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसे कहते हैं वार्ड। यानी कि वार्ड क्या है, नगरों या कस्बों को जो छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है उसे ही हम वार्ड कहते हैं। वार्ड समितियाँ स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान जैसी गतिविधियों में सहायता करती हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, ये अपने दोस्तों के साथ आप चर्चा कीजिए। ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस प्रकार से यह पर्यावरणीय संतुलन को खराब कर रहा है, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये हर उस विषय पर दृष्टि रखती है जिसमें समस्या आ सकती है, जैसे कि जल रिसाव है, नाली का जाम होना है, किसी सड़क का टूट जाना, इन जैसी समस्याओं के बारे में वे अधिकारियों को अवगत कराती हैं। हालांकि वार्डों की निश्चित कार्यप्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है, क्योंकि स्थानीय निकायों का संचालन और नियमन राज्य सरकारें स्वयं अपने द्वारा बनाई गई विधि से संचालित करती हैं। इसलिए अलग अलग राज्यों में स्थानीय नगरीय निकायों के संचालन और प्रबंधन की प्रक्रिया में भिन्नता दिखाई जा सकती है। कई चित्रों को आप देखिए, यहाँ पे आपको इन चित्रों में आप देख रहे होंगे विविध प्रकार की परिदृश्य को दर्शाया गया है, जिसमें आप पहले चित्र में मेडिकल कैंप वगैरह की बात शायद की जा रही है। दूसरे चित्र में देखें तो कहीं बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ है, और तीसरे चित्र में सड़क तो बनी है लेकिन इसमें गड्ढे बहुत हैं। चौथा चित्र एक साफ सुथरे नगर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे आपके मन में क्या कौतूहल उठता है, क्या सवाल उठता है, उन चीज़ों को आप और बेहतर तरीके से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए, उनका अपने स्थानीय नगरीय निकाय के संदर्भ में समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर नगरीय और स्थानीय निकायों पर कार्यों की एक लंबी सूची की जिम्मेदारी है, जैसे कि आधारभूत ढांचे की देखभाल पर ध्यान रखना, कब्रगाहों का रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान, यानी कि अपशिष्ट का मतलब क्या है, वेस्ट, कूड़ा, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन पर ध्यान रखना, स्थानीय कर एवं अर्थदंड प्राप्त करना। भाई देखो, संचालन के लिए पैसे की भी तो ज़रूरत है, इसलिए नगरीय निकायों को भी कुछ स्थानीय विषयों से उनको अपने कर का संग्रह करने का अधिकार दिया गया, अर्थदंड लगाने का अधिकार दिया गया, ताकि उनके पास राजस्व का एक स्रोत बना रहे। क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी इनकी कुछ भूमिका होती है। हालांकि इन निकायों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी देश, राज्य, नगर या गांव या शहर तभी सुचारू रूप से संचालित हो सकता है जब वहाँ के नागरिकों की भी वहाँ पे सकारात्मक रूप से भागीदारी हो। नागरिक जितना ही ज़्यादा जागरूक होंगे, जितना ही ज़्यादा वो सामंजस्य से एक दूसरे से मिलकर का काम करेंगे, वो देश, वो क्षेत्र, वो राज्य और नगर उतना ही ज़्यादा विकास की ओर आगे बढ़ेगा।
तो हमने क्या कहा कि नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात नागरिकों को अपने क्षेत्र की देखभाल एवं रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए। और इसे ही क्या कहते हैं? सहभागी लोकतंत्र, जिसकी सफलता का सबसे ज़्यादा चांस होता है। उदाहरण के लिए यदि लोग कूड़े के पृथक्करण के बारे में निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें तो कूड़े का एकत्रीकरण एवं निस्तारण अधिक आसान बन जाता है। यानी कि जैसे कि आपको पहले से ही बताया जाता है, जब आपके यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कूड़ा इकट्ठा करने की गाड़ी आती है तो आपको निर्देश उसमें दिए जाते हैं कि सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग अलग जमा करें ताकि उसके निपटान में आसानी हो सके। तो ये आपका योगदान है ना, ताकि आपका नगर साफ सुथरा और सुंदर बना रहे। अथवा यदि वे किसी गली अथवा रास्ते में जल रिसाव पाते हैं तो इसके बारे में तुरंत सूचना देने से बहुमूल्य जल का अपव्यय रुक जाते हैं। यानी कि कोई अगर नुकसान हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित निकाय को, पदाधिकारी को सूचित करिए ताकि उस समस्या से निपटारा किया जा सके। यहाँ पर मद्रास कॉरपोरेशन की पिक्चर आपको दिख रही होगी। यह 29 सितंबर 1688 में स्थापित मद्रास कॉरपोरेशन भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके 1 वर्ष पहले एक चार्टर जारी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर तथा उससे 16 किलोमीटर के भीतर के सभी क्षेत्रों को एक कॉरपोरेशन में गठित किया था। 1792 के एक संसदीय अधिनियम ने मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान की, जिससे स्थानीय नगरीय सुशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ था। इंदौर नगर की बात यहाँ पे की गई है। आपको पता होगा कि स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर लंबे समय से अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखे हुए है। कई सालों तक लगातार इंदौर देश के सबसे ज़्यादा साफ शहरों में से एक रहा है। तो इसमें इंदौर का एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया गया है कि इंदौर नगर निगम के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं। संपत्ति कर है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगाने का क्षेत्राधिकार नगर निगम का है। जल पर शुल्क लेना, सूखा कूड़ा प्रबंधन करना, व्यवसाय, विज्ञापन और व्यापार लाइसेंस देना, और उसके बाद में CRM विवाह प्रमाण पत्र, CRM अग्निशमन सेवाएँ, विभिन्न लाइसेंस, जल टैंकर, मलबा हटाना, है ना, पेड़ की कटाई और ढुलाई से जुड़ी हुई चीज़ें, शिकायतों का निस्तारण, है ना, सभागार वगैरह, अंत्येष्टि क्रिया संबंधी वाहन, चल शौचालय, एम्बुलेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों का नियमन और प्रबंधन, उनके संचालन में नगर निगम का अहम योगदान होता है। जैसा कि हम पाते हैं चेन्नई और इंदौर में नगर निगम नगरीय निकायों के शीर्ष पर हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ही सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं, जिन्हें महानगर निगम कहा जाता है। यानी कि 10 लाख से ऊपर जिस शहर की जनसंख्या होगी वहाँ पर महानगर निगम होगा, और महानगर निगम जो होता है नगर निकाय में सबसे शीर्षस्थ संगठन होता है। 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय नगर पालिका होती है। यानी कि जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है वहाँ पर जो निकाय होगा उसको किस नाम से जानेंगे? नगर पालिका के नाम से जानेंगे, जिन्हें म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों और कस्बों को नगर पंचायत कहते हैं। यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनको हम नगर पंचायत कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? 3 चीज़ें। जनसंख्या के आधार पर नगरीय प्रशासन को 3 अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे नीचे 1 लाख तक की जनसंख्या तक होता है नगर पंचायत। 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या पर दूसरे स्तर पर होता है नगर पालिका, जिसको म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। और सर्वोच्च शिखर पर होता है 10 लाख से ऊपर की आबादी वाला शहर, जहां पर स्थानीय शासन को संचालित करने के लिए महानगर निगम का गठन किया जाता है। यहाँ पे समीर और अनीता की बातचीत को दिखाया गया है। समीर और अनीता जो वार्तालाप करते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। समीर कहता है, नमस्कार, मैं आपको इससे पहले यहाँ नहीं देखा, क्या आप इस गांव में नई हैं? अनीता कहती, नमस्कार, हाँ, मैं अपने दादा दादी से मिलने आई हूँ जो यहाँ रहते हैं। मैं नगर से हूँ, वहाँ यहाँ से बहुत भिन्न है। समीर, अच्छा, सचमुच? नगर कैसा होता है? अनीता कहती है, जी, नगर व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला होता है, जहाँ पर हर जगह ऊँचे भवन मिलते हैं, बहुत सारे लोग हर समय इधर उधर आते जाते हैं। अच्छा, आप किस नगर में रहते हैं? हमें कमेंट करके बताइए, हमें ये पता चलेगा कि
आप लोग किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ के शांत वातावरण की तुलना में कोलाहल से भरे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ लोग अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। वे प्रायः पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते। यानी कि आत्मनिर्भर का मतलब उनका अपना जीवन स्वावलंबन से ही चलता रहता है। जी चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो अनीता ने कहा कि वहाँ पर लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वे प्रायः अपने पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते हैं। फिर समीर कहता है, अच्छा यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और सहायता के लिए तत्पर रहता है। हम मिलजुल कर खेतों में काम करते हैं, साथ में हम त्यौहार मनाते हैं और सामूहिक निर्णय भी लेते हैं। अनीता भी कहती है, वैसे नगर में भी कुछ सामुदायिक भावना है। हाल ही में भारी वर्षा के कारण 2 गली के बाद एक मकान ढह गया था। इसके बाद आसपास से दर्जनों लोग मलबे को हटाने में सहायता के लिए एकजुट हो गए और निश्चित किया कि कोई मलबे के अंदर फंसा न रह जाए। समीर कहता है, क्या ऐसे मामलों में स्थानीय सरकार सहायता नहीं करती है? अनीता कहती है, हाँ करती है। वास्तव में हमारे यहाँ स्थानीय निकाय और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो हमारा और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, समीर कहता है, अच्छा यह तो ग्राम पंचायत जैसी प्रतीत होती है, बस केवल उससे बड़ी है। हमारे यहाँ भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को जानते भी हैं इसलिए अधिक लोग उसमें भाग लेते हैं और गाँव से संबंधित हर प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं। कभी कभी हम बच्चों की बात भी सुनी जाती है। अनीता, सच में? आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहे हैं? यानी कि जब उसने कहा कि हम बच्चों की भी बात सुनी जाती है तो अनीता पूछती है कि क्या सच में आप कुछ बढ़ा चढ़ा के तो बात नहीं कर रहे हैं? समीर कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक दिन की बात है, कुछ बच्चों ने पाया कि बिजली का एक तार खतरनाक तरीके से नीचे लटका हुआ है जो भवन को लगभग छू रहा है। यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे तो ऐसा दिख रहा होगा जो हमने बात अभी की कि बिजली का तार जो है लटक रहा है ना, शायद तार टूटा हुआ है जो कि खतरे की निशानी है। केवल इसकी रिपोर्ट की बल्कि तो बच्चों ने क्या किया, ना सिर्फ इसकी रिपोर्ट की बल्कि अपनी ग्राम सभा के एक सदस्य को सुझाया कि बिजली का खंभा कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जाए और ऐसा किया गया। अनीता ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि लोकतंत्र को इसी तरह कार्य करना चाहिए और यह शहर में अधिक जटिल प्रतीत होता है, लेकिन मूल विचार वही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मत महत्व रखता है, यानी कि हर किसी को अपना मत रखने का अधिकार हो। समीर की बात है। समीर कहता है, हाँ रखता तो है। अच्छा क्षमा कीजिए, मुझे भी कहीं जाना है। मेरी माताजी को खरीदारी के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। नगर के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। समीर अनीता को धन्यवाद करते हुए उससे विदा लेता है और उसको अपनी माँ के लिए कुछ खरीदारी करनी है, इसलिए वो बाहर जाना चाहता है। अनीता कहती है, और मुझे अपने गांव के बारे में बताने के लिए आपका भी धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आसपास देखूंगी। समीर कहता, अच्छा हो सकता है कि कभी हम फिर मिलें, है ना, नमस्कार। तो बच्चों हमने इसमें ये सीखा इस चैप्टर 12 में कि नगर निकाय कैसे काम करते हैं और जनसंख्या के आधार पर नगर निकाय को कितने रूपों में बांटा जाता है, इनका क्षेत्राधिकार क्या होता है, इनके राजस्व का जरिया क्या होता है, और हमने ये भी सीखा कि सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर गठित किया गया था, कब किया गया था, और ये स्थानीय सुशासन को संचालित करने में क्या अहम भूमिका निभाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर आप अपनी बात रख सकते हैं, उसका जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके भैया दीदी अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि ये आपके स्कूली छात्रों के साथ साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी NCERT का सिलेबस SST का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप उनके साथ साझा करिए, उनको बताइए, है ना, इस वीडियो के बारे में। तो अब हम अंतिम पड़ाव में हैं इस चैप्टर के। आगे बढ़ने से पहले समरी की बात करते हैं, जो कि हर चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रित शासन चलता है। विकेंद्रित का मतलब डिसेंट्रलाइज, यानी कि सारी ताकत एक ही जगह ना होकर के वो कई जगह पे बंटी होती है, जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्य संपन्न करता है। जैसे कि ग्रामीण संदर्भ में होता है, नगरीय स्थानीय निकायों में भी स्थानीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य निर्वाचित होते हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन होता है, उसी प्रकार से नगरीय निकाय में भी लोगों को चुना जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। यह सुनिश्चित करना नागरिकों का कर्तव्य है कि स्थानीय निकाय कुशल तरीके से अपना कार्य
करने में सक्षम रहें। तो बच्चा लोग, आज मैं विदा लेता हूँ। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस क्रम में हम अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आपके चैप्टर में जो प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहीं पे कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम।